अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, ये बात तो तय है कि इमरान खान को सियासी तौर पर इस वक्त जल्द इंतखाबात सूट करते हैं और इसके लिए खान साहब वफाकी हुकूमत पर हर तरह का प्रेशर भी डाल रहे हैं। इस प्रेशर के लिए उन्होंने अपना आखिरी कार्ड भी खेल दिया, जो पंजाब और केपीके की असम्बली तहलील करने के हवाले से है। मगर इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान के इस फायदे में चौधरी परवेज इलाही का भी सियासी फायदा है या नहीं। क्योंकि जब तक चौधरी परवेज इलाही पंजाब असम्बली नहीं तोड़ते, इमरान खान उस तरह से जल्द इंतखाबात का प्रेशर नहीं बना सकते। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं कि चौधरी परवेज इलाही को इस वक्त कौन सी मूव ज्यादा सूट करती है। क्या वो इमरान खान की बात मानकर आने वाले इंतखाबात में ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, या वजारत आला की मुद्दत पूरी करके आने वाले इंतखाबात में अपनी पार्टी को ज्यादा मुस्तहकम देख रहे हैं। ये अपने इंटरेस्ट के लिए तीसरे ऑप्शन, जो बजाहिर अभी तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन तीसरा ऑप्शन मुस्लिम लीग नून के साथ इल्हाक की सूरत में भी हो सकता है या नहीं। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन और सहाफी बतूल राजपूत साहिबा। सच टीवी पे प्राइम टाइम प्रोग्राम भी करती हैं। बहुत शुक्रिया बतूल राजपूत हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला और बुनियादी क्वेश्चन जो मेरा है आपसे, वो ये है कि क्या पीटीआई किसी खुशफहमी का शिकार है कि जो काफ लीग है या परवेज इलाही हैं वो पूरी तरह से ऑन बोर्ड हैं उनके साथ उनके सियासी मकासद के लिए। थैंक यू सो मच विकास, मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, यू आर वन ऑफ द वेरी, यू हैव बीन वन ऑफ द वेरी मच sane voices on TV, and now you are one of the sane voices on social media, and I'm really happy to see you. थैंक Thank you so much for inviting. वकास, ये जो आपने बात की है ना, इसके लिए पीएमएलक्यू की हिस्टोरिकल पॉलिटिकल मूव उनकी देखना बहुत जरूरी है कि वो लोग तारीखी तौर पे किस तरह के सियासी फैसले लेते रहे हैं। आपको पता है कि ये किंग्स पार्टी है, और यू। किसी भी मुआशरे में या किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रीम में जो किंग्स पार्टी होती है उसकी एक ही डायरेक्शन होती है। वो देख रही होती है कि किंग क्या सोच रहा है, ये तो उसकी बुनियादी तारीफ है। लेकिन जो पीएमएलक्यू है उसके बारे में जो रिसेंटली परवेज इलाही ने जो इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने खुद जन बाजवा को कॉल की थी कि आप बताएं कि क्या सही रास्ता है। और मुझे हैरानी हुई उनका बयान पढ़ के। उन्होंने कहा कि फिर अल्लाह ताला ने हमें एक नया रास्ता दिखा दिया। हम्म। अब वो एक अलग बहस है, लेकिन बट द पॉइंट इज कि वो किस तरफ देख रहे हैं। तो जो उनकी सियासत रही है और जो उनकी सियासत है, ये बहुत वाज़ेह है कि वो कभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। और इस वक़्त के पॉलिटिकल सिनेरियो में सबसे बड़ा सवाल ही ये है कि पीएमएलक्यू का जो सियासी फ़ायदा हमेशा से ये रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैंड्स इन ग्लव्स रही है, उनके सियासी फैसले इन्फ्लुएंस होते रहे हैं। और इस वक़्त एक फ्रिक्शन है एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। इमरान खान जितना भी कह लें या फवाद चौधरी जितना भी कह लें कि वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट थिंग्स, लेकिन वकास साहब को पता है कि इन चीज़ों में वक़्त लगेगा। हम्म। चाहे एक चेंज इन कमांड हो गई है, लेकिन बाकी एक इंस्टीट्यूशन में एक शख्स चेंज हुआ है, बाकी इंस्टीट्यूशन वही है, पल्स वही है, लोग वही हैं। तो ये ग्रेजुअली हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो इमरान खान से हमारी आई पर्सनली नो दिस, यू नो दिस, कि इस्लामाबाद के अंदर एक आई एम वेरी केयरफुली यूजिंग दिस वर्ड ग्रज वकास। ग्रज इज हम्म। द राइट वर्ड। बिल्कुल ऐसे ग्रज ही। इज द राइट वर्ड कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की कुछ लोगों से, चाहे वो किसी भी, वो ब्यूरोक्रेसी से हो, वो इंटेलिजेंस से हो, वो सिक्योरिटी से हो, एक ग्रज पाया जाता है दरमियानी सतह पे, निचली सतह में, कि इमरान खान ने हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में ये क्या क्या बातें की हैं। हो सकता है कि आने वाले आईएसपीआर की जो पॉलिसीज रही हैं, या जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पॉलिसीज हैं, वो उस ग्रज या वो जो एक डिसरिस्पेक्ट फील हुआ था उनको, वो वक्त के साथ साथ कम हो जाए। लेकिन इमीडिएटली एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात बिल्कुल भी बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मुझे आपसे बात करते हुए याद आ रहा है 2018 के इलेक्शन से पहले नजम सेठी ने कॉलम लिखा था, और तब हम भी फील्ड में ज्यादा नए नहीं थे, तो चीजें समझ रहे थे। तो नजम सेठी की वो मुझे लाइंस याद आ रही हैं, उनके आर्टिकल के बिल्कुल एंड में उन्होंने लिखा था कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पे जब ज्यादा प्रेशराइज किया कुछ मामलात पे एस्टेब्लिशमेंट ने, तो उनके उनके ताल्लुकात खराब हो गए। लेकिन हम्म। इमरान खान शायद ज्यादा लंबा अरसा नहीं चला सके, क्योंकि इमरान खान में ज्यादा, ये मैं अब उसका मफहूम बयान करी हूँ, उनका मतलब हम्म। ये था कि इमरान खान में ज्यादा ईगो है, और इमरान खान ब्लैक एंड व्हाइट में सोचते हैं, और इमरान खान ज्यादा किसी की सुनते नहीं है। तो ये अखज करना, ये समझना इतना मुश्किल नहीं है कि इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात किसी भी मौके पे खराब होना बहुत आसान है।
और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से ज्यादा जल्दी खराब होने की एक्सपेक्टेशन। आप ये देखिए कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अब तक ऐसी सियासत कर रहे हैं कि वो घूम फिर के उस विशेष सर्कल में वापस आ जाते हैं। ऐसे तो नहीं केसेस खत्म हो रहे वकास, ऐसे ही हम्म। तो ऐसे ही तो गिरफ्तारी नहीं हो रही, ऐसे ही तो नैब को साइड पे नहीं कर दिया। तो ये जो तमाम, ये वी नो दिस कि जब एक पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है तो बाकी इंस्टीट्यूशंस उसके कंट्रोल में होते हैं। अब हम एनालाइज कर रहे हैं, हम डायरेक्टली किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ सिस्टम ऑपरेट्स। तो इस वक्त नून लीग है तो नून लीग के सिस्टम कंट्रोल में है, पीटीआई थी तो पीटीआई के सिस्टम कंट्रोल में है। बट माय पॉइंट इज कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतर होने में वक्त लग जाएगा। वो बेहतर होंगे भी या नहीं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट या इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी आईएसपी आगे तक आ गया तो कि हम ये पॉलिटिकल, लेकिन जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते, जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते, आई एम सॉरी, वी हैव टू सी कि ये चीज किस तरह से ऑपरेट करेगी, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली न्यू फॉर अस। हम्म। और जहां तक पीएमएलक्यू की बात है, तो पीएमएलक्यू विल नेवर लूज इट्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट। इजाजुल साहब हैं जो एजाज चौधरी साहब हैं, जो पीटीआई के ही एमएनए, उन्होंने हम्म। मेरे प्रोग्राम में भी कहा, सेनेटर। और वैसे भी उन्होंने को भी एक कोट किया एक जगह पे। उन्होंने कहा जी ये तो देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, एस्टेब्लिशमेंट क्या कहेगी, वो जो कहेगी ये वो ही करेंगे, और ये उनकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। तो अब हम्म। ये मेरे लिए भी सवाल है और आपके लिए भी सवाल है कि क्या वो अपना सियासी मफाद जाने देंगे, अपने जो कि उनकी बेसिकली मफाद से ज्यादा उनकी स्ट्रेंथ है, इसके अलावा उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, उनके पास सीट्स नहीं है, उनका वोट बैंक नहीं है। हम्म। और जो रीसेंट डेवलपमेंट है वकास, मैं आपके साथ शेयर करूं कि 365 बिलियन रुपीस के फंड्स, 160 बिलियन रुपीस के डेवलपमेंटल फंड्स क्यों इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? बिल्कुल इसलिए ऐसे ही। कि परवेज इलाही, और ये हिस्टोरिकल है, पिछले 4 साल में ये हिस्टोरिकल है, ये क्यों है, और अभी क्यों ये पिछले 6 माह में आने वाले वक्त में इसको मजीद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इसलिए कि वो अपने इलेक्टेबल्स को नाराज नहीं करना चाहते। और हम्म। अगर इलेक्टेबल्स को इस वक्त फंड्स दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने हलकों में ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आपने हमारा ही साथ देना है, 10 सीटें हमारी ही रहे बराए मेहरबानी। और आने वाले वक्त में अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड फैसला होता भी है तो आपने ये नहीं सोचना कि हम आपके साथ नहीं है, क्योंकि ये जो पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तरक्याती फंड्स है, इनका एक ही मतलब है कि आप अपने जो आपके कॉन्फिडेंस है एमएनए, उनको अपने एतबार में रखें। और जो वाइब है इस वक्त केपी के और पंजाब में, उसमें एक लोकल एमएनए एमपीए इलेक्शंस नहीं चाहता। हम्म। लोकल ये एमएनए बड़ा एमपीए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने नुक्ता बताया, इस पे मैंने आना है। लेकिन उससे पहले अगर हम आज की बात करें, क्योंकि पीटीआई और इमरान खान साहब तो कह रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि इसी महीने में, अगले 2 4 5 दिन में जो है ना असेंबलियां तहलील हो जाएं पंजाब की। लेकिन अभी तो ये नजर आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो किसी किस्म का इशारा देने के लिए तैयार नहीं है क्यू लीग को। इस हवाले से अगर इशारा देती भी है तो ये भी तय है कि वो इमरान खान की फेवर वाला इशारा कभी भी नहीं होगा। तो आज के दिन परवेज इलाही को ये सूट कर रहा है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करें और वो परफॉर्मेंस दिखाएं इलेक्टेबल्स को भी और वहां की आवाम को भी पंजाब की, कि देखें 3.5 साल में बुजदार साहब के दौरे हुकूमत में क्या कारकर्दगी थी और इस 1 साल में मैंने आपके सामने क्या करदगी रखी है। तो मेरा ख्याल में ये उनको इस वक्त सूट कर रहा है। जी, बिल्कुल उनको सूट करे, क्योंकि इसके 2 मतलब है ना। इसके 2 मतलब है इलेक्टेबल्स को कॉन्फिडेंस में रखने की। अगर वो तरक्कियाती फंड्स दें, तो वो वक़्ती तौर पे उनकी कॉन्फिडेंस में आएँगे, एतबार में भी आएँगे, और उनका वोट बैंक उनके साथ रहेगा। और अगर सपोज़ तहलील भी करनी पड़ती है, जो कि वो कह रहे हैं कि 4 मार्च तक तो हम ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इमरान खान ने भी सेहतयाब होना है और हमें भी कुछ मज़ीद काम करने हैं सूबे के अंदर। तो ये दोनों अगर वो तरक्याती फंड्स देते हैं तो उनको उनको मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल दूर दोनों में फ़ायदा होगा, हम्म। क्योंकि जो इलेक्टेबल्स हैं वो इससे उनके कॉन्फिडेंस में रहेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि परवेज़ इलाही थोड़ी-सी दूरअंदेशी का शायद थोड़ा इज़ द रॉन्ग वर्ड, मे बी मोर, वो ज़्यादा दूरअंदेशी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं कि वो हम्म। अपने हल्का अहबाब को नाराज़ नहीं कर रहे, वो अपने इलेक्टेबल्स को नाराज़ नहीं कर रहे। तो वो इस वक़्त वो एक दानिशमंदाना सियासत भी करें अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ पे हम्म। उनकी अपनी सीटें अब कायम रहती हैं। और दूसरा ये कि वो अपने इंटरव्यूज़ में ये तो पैगाम दे ही चुके हैं कि दे आर ऑलवेज़ लुकिंग टुवर्ड्स किंग्स। और आप ये हम्म। देखिए कि वो ऐसा धड़ल्ले से कहते हैं अपने इंटरव्यूज़ में। जैसे बाकी पार्टीज़ हैं वो इन अल्फाज में बात करती हैं कि जी इदारे हैं, बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए, डायलॉग तो वॉर में भी होता है, और हम सब मिल के पाकिस्तान के लिए काम करें। लेकिन पीएमएलक्यू 2002 से लेके अब तक वो पार्टी है जो कि खोल के कहती है कि हमारे लिए क्या मैटर करता है। लेकिन हम्म। इस वक़्त आपको याद है कि जब बाय पोल्स भी हुए, और जब
जब जब पीएमएलएन ने अपने पुराने जो कैंडिडेट्स थे उनको वोट नहीं दिए और पीएमएलएन को इस बात का नुकसान हुआ, तो तब भी ये बात बहुत उठी थी कि अब इलेक्टेबल्स का क्या? जो लोग जीते थे उनका क्या? जो जिनका जो सियासी यतीम है, जो सिर्फ़ पार्टी के नीचे आते हैं, जिनके पीछे कोई बड़ा हाथ नहीं है, उनका क्या? तो मेरा ख़्याल है कि ये सिचुएशन उन लोगों की वजह से ज़्यादा क्रिटिकल होगी। इट्स वेरी इंपोर्टेंट टू कीप द इलेक्टेबल्स इन लूप, जो कि परवेज़ इलाही बड़ी कामयाबी से कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और अभी आपने पिछले जवाब में इलेक्टेबल्स की बात की थी, तो हमारे एक दो लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है ना वो कभी भी नहीं चाहते कि फौरी तौर पे पंजाब असेंबली तहलील हो और हमारी सीट्स हाथ से निकल जाए। हमने तो इसी टाइम का वेट किया था कि इलेक्शन से 6-8 महीने पहले जो डेवलपमेंट फंड्स आएंगे, जो स्कीम्स आएंगी, वो हम अपने हलके में लगाएंगे और हमें उसका सियासी तौर पे फायदा होगा। और आपको पता भी है, हमेशा ट्रेंड यही होता है कि लोग आखिरी 6-8 महीने की परफॉर्मेंस देखते हैं, डेवलपमेंट्स देखते हैं अपने इलाकों में। तो उसका एक जो सिग्नल है वो ये भी नजर आया कि जो ख्याल अहमद कास्त्रो साहब ने काबीना का हल्फ उठाया है वजीर के तौर पे, वो भी हैरान कुन बात यह है कि वो पीटीआई के मेंबर थे और पीटीआई की लीडरशिप को इस बात का नहीं पता था कि ख्याल अहमद जो है वो वजीर का हल्फ उठाने जा रहे हैं। जी, विकास ये बिल्कुल एक ऐसी डेवलपमेंट थी जो कि अनएक्सपेक्टेड लग रही थी, बट द ओवरऑल ओवरऑल जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें आपने देखा कि 2 दिन पहले भी जब इसहाक डार की मुलाकात हुई सदर से, हम्म। तो मुझे लगता है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है और जो अपोजिशन है, उनको वो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट हुआ है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई भी इशारा नहीं आया, कोई भी, तो हमारा क्या होगा? हमें क्या करना चाहिए? तो हम्म। अभी दे हैव फाइनली डिसाइडेड टू सिट, और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि, और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये लोग किन लाइन्स पे आपस में बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान की तकारीर से तो आप यही अंदाज़ा लगाते रहे कि उनको इलेक्शन की डेट चाहिए। लेकिन आपने एक बात नोट की होगी विकास, कि सोशल मीडिया पे जब इमरान खान अपने फॉलोअर्स को ये भी कहते हैं कि चाहे साल बाद इलेक्शन हो, लेकिन हाँ। इवेंचुअली वी वांट इलेक्शंस, तो वो हम्म। कॉन्फिडेंस से लेने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इलेक्शन की डेट लेने में नाकाम हो गए हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन होगा वो हमारी ही कामयाबी है। एंड दिस इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि हुक्मरान जमात का कोई भी मूव इमरान खान अपने वोटर के आगे ऐसे ट्रांसलेट करते हैं कि उनकी कामयाबी है, और मुझे लगता है कि उनके वोटर का बड़कपन भी है कि वो ऐसा ऐसा समझते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज परफॉर्मेंस है। देखिए परफॉर्मेंस है, पहले हमने सुना था जी इसहाक डार आएंगे, हालात ठीक होंगे। उसमें एक ग्रुप भी देखा हमने, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार के, ये लोग हम्म। वन ऑन वन भी हो गए एक दूसरे के साथ टीवी पे, एक दूसरे को इन्होंने बड़ा जवाब दिया है। जैसे इसहाक डार ने कहा था कि मुझे आईएमएफ का ज्यादा पता है, अभी उन्होंने कहा आई डोंट केयर अबाउट आईएमएफ, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं कि जी ये जो चैलेंजेस है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। तो जो इस वक्त दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, एक तो परफॉर्मेंस, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट को अगर आप हम्म। निकाल दें और हम ये यकीन कर लें कि एस्टेब्लिशमेंट अब कुछ नहीं करने वाली, व्हिच इज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, व्हिच इज रियली क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, तो इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस फिर किसके पास बचती है? परफॉर्म तो हम्म। फिर पीटीआई ने भी नहीं किया था, और पीडीएम ने इस फैक्ट के बावजूद कि उन्हें पता था कि वो 400 बिलियन की टैक्सेस कहाँ से देंगे, उनको नहीं पता था, इसके बावजूद खाकान अब्बासी साहब अपनी इंटरव्यूज में कहते थे कि देखिए हम बस ये एक कदम ले रहे हैं, हमारी कोई तैयारी नहीं है। जब मेरे इंटरव्यूज में भी उन्होंने कई दफा कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है, और अब वो तैयारी सामने आ गई कि इनकी वाकई कोई तैयारी नहीं थी। और अब पीएमएलएन के पास आखिरी होप है कि नवाज शरीफ आके क्या करेंगे, क्योंकि हम्म। नवाज शरीफ मईशत में तो एक्सपर्ट नहीं है ना, उनकी मुआशी टीम की परफॉर्मेंस तो हमने देख लिया है। फिजिकली वो लंदन से ऑपरेट करें या इस्लामाबाद के अंदर बैठ के करें या लाहौर में बैठ के करें, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। बट द हम्म। पॉइंट इज दे डोंट हैव अ होमवर्क टू स्टेबलाइज इकोनॉमी। और जो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि हम लोग जो इकदाम कर रहे हैं उसकी आखिरी अगर आप 2 लाइन्स पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा हम्म। सवाल ये कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ कैसे जाएंगे? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक बहुत प्रोसीजरल काम होता है जिसमें वक्त लगता है, मीटिंग्स होती हैं, डिनायल्स होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं, हम्म। डिलिब्रेशंस होती हैं। आपके पास तो इतना वक्त ही नहीं है कि आप टाइम ही नहीं है स्ट्रक्चरल इतना, रिफॉर्म कर बिल्कुल। सकें। और बिल्कुल दूसरा ये कि बिल्कुल। ये जो टैक्स को जामे टैक्स कलेक्शन के लिए जामे पॉलिसी, जिसका पिछला कमीशन भी बना था तो उसकी रिपोर्ट भी टोकरी की रद्दी में चली गई थी। ये जो अपने जैसे जो परवेज इलाही करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो मुझे हम्म। लगता है कि पीडीएम बहुत छोटे पैमाने पे वही करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सही। परवेज इलाही को शायद वो फिर भी काम आ जाए, लेकिन इनको काम नहीं आएगा बिकॉज़ दे डोंट हैव टाइम फॉर दिस। तो ये लेकिन दूसरी परफॉर्मेंस इज एवरीथिंग राइट नाउ। परफॉर्मेंस की अलग बात है, लेकिन एक और चीज भी है कि गवर्नमेंट इस चीज पे भी तकिया करके बैठी है कि आने वाले दिनों में अगर जल्द इंतखाबात की तरफ हालात नहीं जाते तो इमरान खान साहब के लिए लीगल कॉम्प्लिकेशंस इतनी होने जा रही हैं
जो सियासी तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब की कैंपेन को फायदा दे सकती है, नून लीग की कैंपेन को फायदा दे सकती है। आपको पता है तोशा खाना में भी इमरान खान के लिए मुश्किलात हैं, उसके अलावा दीगर केसेस भी हैं। एक और केस भी कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया, वो भी बड़ा सीरियस नोयत का है। तो मेरा ख्याल में गवर्नमेंट इस पे तकिया करके बैठी है, और इमरान खान साहब को भी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जितने इलेक्शन डिले होंगे, कानूनी तौर पे उनके लिए मुश्किलात ज्यादा हो जाएंगी। जी, बिल्कुल वकास, और ये देखना ये कैसे अनफोल्ड होता है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि 62(1)(f) माजी में भी इस्तेमाल होता रहा, और ये अमीन और सादिक वाला आर्टिकल भी माजी में इस्तेमाल होता रहा। फिर जो डिस्क्वालिफिकेशन है नवाज शरीफ की, वो उस वक्त भी क्वेश्चनेबल थी, इस वक्त भी क्वेश्चनेबल है। लेकिन मेरा इसमें ये आर्गुमेंट है कि आप जिसको भी नाअहल करें, आप ये देखें कि वो फिर नाअहल करें या सजा दें तो उसकी बुनियादें एटलीस्ट इतनी स्ट्रांग हो कि 2-2.5 साल के बाद आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। बिल्कुल। जो 2007 का इलेक्शन एक्ट है या 2002 का इलेक्शन एक्ट है, उसके अंदर ये बहुत वाज़ेह तरीके से लिखा हुआ है कि अगर आप इंडिविजुअल से ऐसे पैसे जमा करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन से पैसे जमा करते हैं, तो उसमें वाज़ेह फ़र्क है, और पीटीआई ने वो तमाम रूल्स फॉलो नहीं किए। ये तो हम्म। बहुत इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई ने जिस तरह से फंड्स लिए हैं वो क्वेश्चनेबल है, लेकिन उनके पास अपना एक जवाब ये बचता है कि बाकी पार्टियों का भी तो आप फिर फंड्स की ट्रांसपेरेंसी को चेक करें, जो कि 2016 के बाद बाकी पार्टियों का भी केस चल रहा है। तो हम्म। जो तोशाखाना वाला मामला है, वो तो मेरे लिए एक पाकिस्तानी की हैसियत से भी बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि कभी एक ऑडियो लीक आ जाती है, कभी वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको फेयर जवाब दूं, लेकिन ये मेरी जुल्फी बुखारी कहते हैं कि मेरी आवाज है या नहीं। तो आप हम्म। सीधा-सीधा कह दें, और अगर आपने वाक़ई बेच दिए हैं तो आप बता दें बेच दिए हैं, जो कि वो बोल चुके थे कि उन्होंने बेच दिए हैं। लेकिन फिर उन पे सवाल उठता है कि भैया आपने 50% से 20% का कट क्यों लगाया पैसे हम्म। देने पे? और हम्म। अगर मीडिया आपका ट्रायल कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सोच लिया कि मीडिया आपका ट्रायल कर रहा है, तो आप आके खुल के जवाब दें। आपने हम्म। सड़क बनवाई है, आपने घड़ी बेच के करप्शन किया, व्हाटएवर, बट यू आर आंसरेबल। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो इमरान खान को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँगी अगर वो इस पे खामोशी रखेंगे, जो कि उन्होंने अब तक रखी भी है। लेकिन वकास, उसमें एक ऐसी बात है जो मुझे लगता है कि वो पीटीआई के फ़ेवर में भी जा सकती है। क्योंकि ये जो अच्छा। ऑडियो लीक्स हैं, हम्म। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो अब तक डाउटफुल है। आप मुझे हम्म। बताएँ, क्या उसपे कोई इंक्वायरी कमीशन बन गया? हम्म। उसपे क्या है? चाहे हम वो सुनने में जितनी भी कन्विंसिंग लग रही हों, लेकिन जो रैंडमली एक ऑडियो लीक्स आ रही हैं, मीडिया उन पे प्ले करता है, फिर वो अब ये जो पहली ऑडियो लीक्स आई थी साइफर वाली, वो किधर गई हैं? हम्म। तो मुझे लगता है कि ये अगर ये शायद वक़्ती तौर पे तो पीटीआई को प्रेशराइज़ करे, लेकिन वो कुछ कुछ ऐसा नतीजा ख़ेज़ नहीं हो पाएगा जिससे पीटीआई परेशान हो, बिकॉज़ बिकॉज़ समबडी एल्स हैज़ टू डू इट। और जाहिर है गवर्नमेंट हैज़ टू डू। ये चीजें कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो बड़ी एविडेंस के साथ, जस्टिस खोसा का भी एक जो है वो आर्गुमेंट और रिमार्क्स हैं इस हवाले से, तो ये चीजें वहां पे प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया बतूल राजपूत साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।